हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी रीडिंग चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्या यही प्यार है, जिसे लिखा है निशा सहगल जी ने। तो चलिए इसके आगे के चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर 5, तेरी बेटी तो मेरे जाने के दिन गिन रही है। अपने डैड के फेस से सख्त एक्सप्रेशन देख कर वो समझ गया था कि अभी सबका गुस्सा मेरे ऊपर ही भड़कने वाला है। दादी अभी तक अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। तभी सिम्मी ने परेशान होते हुए राजन जी से कहा, डैड, दादी को अभी तक होश क्यों नहीं आया है? राजन जी ने कहा, आ जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरी माँ को। तभी सिम्मी ने कहा, डैड, आपको नहीं पता, दादी कई दिनों से इसी टेंशन में थी कि कहीं वंश भैया उसकी बात के खिलाफ न जाए। उन्हें तो यही डर लगा रहता है कि अगर वंश भाई की शादी से मना कर दिया तो वो अपनी सहेली को क्या मुंह दिखाएगी। शायद इसी वजह से दादी की तबीयत खराब हुई है। सिम्मी ने ये बात बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कही थी। तभी राजन जी ने पलटकर वंश की तरफ देखा, जो लापरवाही से अपना फ़ोन चला रहा था। राजन जी ने अपने खा जाने वाली नज़रों से वंश को घूरते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो वंश, अगर मेरी माँ को कुछ भी हो गया ना तो तुम्हें अपनी जायदाद से तो क्या, इस परिवार से भी बेदखल कर दूंगा, समझे? वंश ने अपनी नज़र उठाकर राजन जी की तरफ देखा और फिर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, डैड, ये दादी को भी ये अटैक कुछ अजीब नहीं आते हैं? मतलब महीने में 15 बार तो इनको अटैक आ ही जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये देखो, जब उनकी कोई बात मान ली जाती है तब ये ऐसे ठीक हो जाती है जैसे कि इनकी तबीयत कभी ख़राब ही नहीं हुई थी। दिव्या जी ने वंश को चुप रहने का इशारा किया। वहीं राजन जी ने भड़कते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है मेरी माँ नाटक कर रही है? तुम अभी के अभी यहाँ से उठो और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वंश सोफे से खड़ा हुआ और अपनी आई रोल करते हुए कहा, हाँ, मुझे भी वैसे ऐसे ड्रामे के हिस्सा बनने में का कोई शौक नहीं है, कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। राजन जी ने गुस्से से दिव्या जी की तरफ देखा और कहा, देख रही हो अपने लाल को, इसे मेरी माँ की बीमारी एक ड्रामा लगती है। दिव्या जी, जाकर समझा दीजिए अपने बेटे को चुपचाप वही करे जो मेरी माँ चाहती है, वरना जिंदगी भर आपको आपके बेटे की शक्ल देखना नसीब नहीं होगा। दिव्या जी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और राजन जी को शांत करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगी, वो वही करेगा जो माँ जी चाहती है, कहकर दिव्या जी रूम से बाहर चली गई। सिम्मी ने अब राजन जी से कहा, डैड, आप भी जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं हूँ ना दादी के पास, जैसे ही इन्हें होश आएगा मैं आपको बता दूंगी। राजन जी ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हाँ में हिलाकर खड़े होते हुए कहा, ठीक है सिम्मी, जैसे ही माँ को होश आ जाता है तो मुझे बता देना, कहकर राजन जी ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा और रूम से बाहर निकल गए। सिम्मी ने जल्दी से जाकर रूम का डोर अंदर से बंद किया और फिर पलटकर दादी की तरफ देखा। दादी ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी सिम्मी उछलकर दादी के बेड पर बैठ गई और दादी को बाँह से पकड़कर हिलाते हुए बोली, दादी, मैदान साफ है, उठ जाइए। दादी ने पहले अपनी एक आंख खोली कर देखा और कहा, क्या वाकई में सब लोग चले गए? तो सिम्मी ने कहा, हाँ दादी, सभी लोग चले गए। तो दादी एक झटके में से अपनी आंखें खोलकर और बैठते हुए बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग सिम्मी? एकदम झक्कास थी ना? तो सिम्मी ने भी दादी को टाइट हक करते हुए कहा, दादी, एक्टिंग के मामले में तो आपका कोई बीट ही नहीं कर सकता। वैसे क्या एक्टिंग करती हैं आप, मैं तो फ़ैन हो गई आपकी। तो दादी ने भी बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हें नहीं पता, मेरे कॉलेज के सभी लोग तो मुझे मीना कुमारी और मधुबाला माला से कंपेयर करते थे। फिर कुछ सोचकर दादी ने सिम्मी से कहा, वैसे तुझे क्या लगता है, तेरा वो खड़ूस भाई मानेगा? सिम्मी ने कहा, मानेंगे कैसे नहीं, आप मेरे डैड को नहीं जानती क्या? और आप भी जानती है, वंश भाई जाते नहीं है पर वो अपनी फैमिली पर जान छिड़कते हैं, और खासकर आप पर। तो दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, बड़ा जान छिड़कता है वो, हर वक्त तो मेरी जान लेने पर तुला रहता है, वो नालायक। तो सिम्मी ने दादी की चिन पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी भोली दादी, आप ये कैसे भूल गई? आप ही तो कहती हो कि वंश हमारे दादा का पुनर्जन्म है, तो करते हैं ना वो आपसे सच्चा प्यार। दरअसल वंश अपने दादाजी के एक्सपायर होने के कुछ दिनों बाद ही पैदा हुआ था, इसलिए दादी हमेशा ही कहती थी कि उसके दादाजी की वंश के रूप में वापस लौट आए हैं। इसलिए दादी
ने भी वंश को ज़्यादा लाड देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दादी ने हंसते हुए कहा, सिम्मी के कंधे पर टैप करते हुए कहा, पगली कुछ भी बोलती है। फिर सिम्मी ने दादी के सामने अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, दादी अब आगे की क्या प्लानिंग है? दादी ने कहा, वक्त आने दो सिम्मी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। कहते हुए दादी के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। हरिद्वार। जानवी मुंह फुलाए अपने हाथ बांधे सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं उसके बाबा सुरेश जी उसके बगल में बैठकर उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। जानवी बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये रिश्ता बहुत अच्छा है और मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। तुम्हें वहाँ जाकर बिल्कुल भी परायापन लगेगा ही नहीं। जानवी ने मुंह फुलाकर कहा, अपने पापा की तरफ देखा और कहा, बाबा मैं तो वहाँ चली जाऊँगी, फिर आप सबका क्या होगा बताइए, कौन ध्यान रखेगा आपका? तभी जानवी की दादी जो अभी मंदिर से लौटी थी वह वहीं दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोली, तो क्या सारी जिंदगी हमारे सिर पर चढ़कर बैठी रहोगी? हर किसी को अपने ससुराल जाना होता है। क्या तुम्हारी माँ अपना मायका छोड़कर यहाँ नहीं आई थी? मैं भी तो आई थी ना अपना मायका छोड़कर यहाँ, तो तुम्हें भी तो अपने ससुराल जाना होगा ना जानवी? जानवी ने चिढ़ते हुए कहा, आप तो रहने दीजिए दादी, आपके बुढ़ापे का सहारा मेरे पापा और मेरी माँ है, लेकिन मेरे पापा और मेरी माँ के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा बताइए? अगर मैं चली जाऊँगी तो ये दोनों तो अकेले रह जाएंगे ना, और आपकी ज़िंदगी रह ही कितनी गई है? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल, बस उसके बाद तो आप निकल ही लेंगी ना ऊपर। गंगा जो किचन से अपनी सास के लिए पानी का गिलास लेकर आ रही थी, अचानक ही उसकी हंसी छूट गई। दादी ने खा जाने वाली नज़रों से पहले गंगा की तरफ देखा, फिर जानवी की तरफ देखते हुए कहा, देख रहा है सुरेश, तेरी बेटी तो मेरे जाने के दिन गिन रही है। मैं कह रही हूँ इसे संभाल ले कि मेरे मुंह ना लगा करे। सुरेश जी ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, जाने दीजिए ना माँ, बच्ची है अभी। दादी ने चिढ़ते हुए कहा, बच्ची नहीं जवान हो गई है, और इसकी शादी वही होगी जहां मैंने तय किया है। मैं भी देखती हूँ यह कैसे नहीं करती शादी। जानवी खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आप मेरी शादी करवाने की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने मेरे साथ अगर ज़बरदस्ती की ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। दादी ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, जो भागने की बात की तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। तो जानवी ने अपनी दादी के भौहें से गुड़ते हुए कहा, पहले पकड़ के तो दिखाइए, तब ना आप मेरी टांगें तोड़ेंगी। कहकर जानवी अपने रूम में भाग गई। आगे की स्टोरी अगले चैप्टर में। आपको मेरी स्टोरी रीडिंग अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।